नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि बाजार की चाल की समझ आपको दी जाए, साथ ही आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ी तमाम बारीकियां आपको बताई जाए। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। कोविड के दौरान निवेश शुरू करने वाले निवेशकों के लिए मौजूदा बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे समझे मौजूदा बाजार को, बताएंगे आपको। हमारे साथ होंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CIO मिहिर वोरा। फेस्टिव सीजन में शॉपिंग फीवर को कैसे रखें कंट्रोल में, कैसे गैर जरूरी खर्चों को कंट्रोल में रखें, जानेंगे आज। एक ही AMC के फंड्स में सारा निवेश कितना सही, क्यों अलग अलग AMC के फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना है, जरूरी बताएंगे एक्सपर्ट्स। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए, तो यहाँ पर बाजार की जिस तरह की चाल है, निवेशकों को, खासतौर से नए तरह के निवेशकों को दशा और दिशा की जरूरत होगी। और इसके लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान शो पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ डायरेक्टर और CIO मैक्स लाइफ इंश्योरेंस मिहिर वोरा। मिहिर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम निवेशकों की, खासतौर से जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो की हो लेकिन मौजूदा समय में शायद बाजार को समझ नहीं पा रहे हो। तो ये बताएं, इन तमाम निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि तमाम ट्रिगर्स को पहली बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वैसे तो इस तरह की चाल उनको कई साइकिल्स जो बाजार में गुजार देते हैं लोग, उनके मुकाबले देखा जाए तो काफी कुछ सिखा रही है। क्या कहेंगे निवेशकों को आप? देखिए, समझ में तो अभी तक आ ही गया होगा। जिस तरह से एक ड्रीम रन हुआ है 2020 ऑनवर्ड्स, जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है, इंडिया खत्म हो रहा है, तभी बॉटम बन गया था। और जिस तरह से बॉटम से बाजार चली है, और इन स्पाइट ऑफ कोविड वेव 1, जो डेल्टा लास्ट ईयर 21 में हमने डेल्टा देखा, वो सब वो सब कठिनाइयों को पार करके जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ने आगे प्रोग्रेस किया है, तो मेरे ख्याल से अभी तक तो जो बेयर्स है वो भी काफी कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है उस पर कन्विक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिस्क नहीं है बाजार में, ऑफ कोर्स रिस्क है। खास करके जो वैश्विक वातावरण है, ग्लोबल इकोनॉमी का जो सिचुएशन है वो वरीसम है, तो हेडविंड्स भी हैं, बट लेकिन जो इंडिया की जो कोर स्ट्रेंथ है उसमें तो मेरे ख्याल से कोई शंका नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट अपनी बनाए रखें। और अगर आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाए हैं, जैसे कि SIP है या ऐसी कोई एसेट एलोकेशन करके रखी है, तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू करें, उसको रोके नहीं। बिल्कुल सही मिहिर, लेकिन साथ ही हमें ये समझना होगा कि बाजार की मौजूदा चाल जो है वो काफ़ी हद तक विकसित देशों में जिस तरह की क्राइसिस चल रही है, जो उतार चढ़ाव है, अनिश्चितता है, उसकी वजह से हम हमारे बाजारों की चाल को भी डगमगाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये मुझे ये बताएं कि हम अपने घरेलू ताकत और घरेलू दम पर कब तक विदेशी और विकसित बाजारों से जो दिक्कतें आ रही हैं उसको झेल पाएंगे? हमारे कदम कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने मजबूत हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और मेरे ख्याल से अगर किसी इन्वेस्टर को कुछ डिसाइड करना है तो यही एक मुद्दा है जिसपे बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। अच्छा किया आपने ये बात को छेड़ा है। तो इसमें हम दो चीज अलग अलग से देखें। एक तो हम रिटर्न्स देखें, और एक बाजार की जो कहते हैं उतार चढ़ाव जो कहते हैं, वोलेटिलिटी कहते हैं, उसको देखें। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म की, उसमें तो अभी कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया China+1 की एक स्ट्रेटेजी अपना रही है कि सारी 90% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, अब ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग चाइना के बाहर भी निकालना है। तो अगर चाइना का एक स्मॉल परसेंटेज भी हमें मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा
इन मैन्युफैक्चरिंग बेस हम बनाएंगे, और बन रहा है। केमिकल्स में हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देख रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में जो है कंपनी अपने निजी डिसीजन से और गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस डाल रहे हैं। दूसरा एक हमें ये फायदा हो गया कि जो यूरोपियन है इकोनॉमी, वो बहुत ही बुरे हाल से चल रही है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो रशियन गैस थी उसकी सप्लाईज कम हो रही है, और ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा। तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग तो आ ही रही है, बट अभी सडनली लास्ट 6 महीने में ऐसा लग रहा है कि यूरोप से भी काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग डिमांड जो है वो इंडिया आएगी। तो एक एक बोनस हम कह सकते हैं इंडिया को मिल गया है। तो एक जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें हम, तो मेरे ख्याल से कोई शंका नहीं है, इक्विटी ने इंडिया में लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 10 से 15% का कंपाउंडेड रिटर्न्स दिया ही है, चाहे कोई भी लेवल पे आप एंटर करें। जो वोलेटिलिटी की बात है, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा है कि स्टॉक्स एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि ये वोलेटिलिटी को आप राइड करें, और उसका सॉल्यूशन एक ही है कि लॉन्ग टर्म के हॉराइजन से इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट करें। अगर हम एक साथ सारा पैसा लगाएं तो भी बहुत रिस्की है, क्योंकि हमें पता नहीं है ये लेवल से बाजार 10-20% गिर भी सकता है, 30% गिर भी सकता है, और 30% ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एक ज्यादा रकम एक साथ लगाने से रिस्क ये रहता है कि हमारी होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है। तो बेटर है कि ये वोलेटिलिटी को हम कैसे मैनेज करें, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें या म्यूचुअल फंड के एसआईपी की बात करें, वो एक साथ ना करें, ओवर पीरियड ऑफ टाइम करें, तो आपकी जो वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम है, उतार चढ़ाव की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है। तो एक रिटर्न्स बहुत ही क्लियरली हम अंडरस्टैंड करें कि रिटर्न्स बनते हैं बाजार में अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म व्यू से, और वॉलेटिलिटी का सॉल्यूशन है कि हम अपनी एसेट एलोकेशन बनाए रखें और रेगुलरली इन्वेस्ट करें, एक साथ इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है मिहिर कि हम थोड़ा सा चाइना की इकॉनमी के बारे में भी बात करें, क्योंकि पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ की ग्रोथ में जो धीमापन है और तमाम जो सेक्टर क्राइसिस हमें उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारत को ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इसका फ़ायदा उठाने के लिए भारत तैयार है? योजनात्मक तरीके से अगर हम रणनीति के लिहाज से समझना चाहें तो भारत ने कितनी मजबूती से अपनी स्ट्रैटेजी बुन रखी है? हम 2 साल या 3 साल पहले से बहुत ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि 2-3 चीज करी है गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद होगा कि सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की थी, और एक पॉलिसी अनाउंस की थी कि 3 या 4 साल में जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नया करेंगे उसके लिए टैक्स रेट्स लो रहेंगे। तो उसकी वजह से एक कॉर्पोरेट टैक्स ब्रेक अच्छा मिल गया है, और उसकी वजह से थोड़ी कैपेसिटी इंडिया में क्रिएट होनी शुरू हुई थी। अब लास्ट 2 साल में हमने देखा है बहुत बहुत क्लियरली कि गवर्नमेंट एक के बाद एक जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पे इंपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा हो रही है, और या तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी है लेकिन उसको हमने पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ये सारी जो आइटम्स हैं उसमें या तो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, मीन्स हमारी विदेशी मुद्रा का यूज होता है, फॉरेक्स रिजर्व का यूज होता है, हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ती है। तो ये घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी आइटम गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करी है, और इसके लिए बहुत बड़ी स्कीम दी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की। इसका मतलब यह है कि जितनी कैपेसिटीज कंपनीज नई डालेंगी और उससे जो प्रोडक्शन आएगा उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, इवन चाइनीज कंपनीज ने ये स्कीम का फायदा उठा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड भी एक्टिविटी हो गई है, नए नए प्लांट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट मोबाइल फोन्स वगैरह के जो पार्ट्स हैं, सब असेंबलीज हैं, उसके लिए टाटा जैसे बड़े ग्रुप ने भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको ओपन एंडेड रख रही है कि कोई इस पे कैप नहीं डाल रही, जो भी कंपनी अच्छी प्रोजेक्ट लेके आ रही है ये सेक्टर में उसको ये इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे काफी एक्शन हो रही है। सेम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर्स हैं या एयर कंडीशनर है, उस तरह की जो आइटम्स है उसके लिए भी स्कीम अनाउंस करी है, उसमें भी काफी कैपेसिटीज आई है, आ रही है, कंपनीज ने अनाउंस किया है। और जो थर्ड वेरी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो डिफेंस है वो एक हमारा बहुत, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बहुत बड़ा इंपोर्ट आइटम है, उसकी वजह से हमारी मुद्रा बहुत
यूज होती है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत यूज होते हैं। प्लस ये तो एक देश की सिक्योरिटी का लॉन्ग टर्म का मामला है कि भाई हम अपने खुद के हथियार नहीं बनाएंगे तो हम किस पे डिपेंड करें लॉन्ग टर्म के लिए। तो डिफेंस के लिए भी पीएलआई स्कीम जो है अनाउंस करी है, और डिफेंस को इंडिजिनाइज करने के लिए, माने कि देश के अंदर ही बनेगी ये कैपेसिटीज जो है, उसके लिए भी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट ने रखी है। तो मेरे ख्याल से दो तीन चीजें जो है, चाइना, यूरोप, ये दोनों का प्रोडक्शन इंडिया में आ रहा है, और गवर्नमेंट भी जाग चुकी है और अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से जो एनिमल स्पिरिट्स है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का, वो अब मेरे ख्याल से उभर रहा है। जो 7-8 साल का जो हमने स्लम्प देखा था, 7-8 साल की जो हमने मंदी देखी थी, वो मेरे ख्याल से अब कम हो रही है, और इन्वेस्टमेंट साइकिल है जो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है इंडिया के ग्रोथ के लिए, वो वापस आ रही है। तो मिहिर, ये बताएं कि इस एनिमल स्पिरिट और इस जोश को आप कैसे भाप रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिहाज से? कौन कौन सी ऐसी थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं जिसमें आपको दिलचस्पी है, इन्हीं तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए? अगर यही थीम पे अगर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग थीम में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो जो कंपनीज अनाउंस कर रही है कैपेसिटीज, तो ऑफ कोर्स उनकी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन ये कैपेसिटीज क्रिएट करने के लिए जो कैपिटल गुड्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की जो है कंपनीज, वो भी काफी फायदा हो सकता है। दूसरा ये भी है कि जब ये सब इकोसिस्टम बनती है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत अच्छी पड़ जाती है, उसके लिए बिल्डिंग्स भी बनाने पड़ते हैं। तो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन में जो है उस इससे इसकी वजह से स्टिमुलस मिलता है। तो मेरे ख्याल से एक बार जब एक सेगमेंट बढ़ने लगता है तो उसके आजू बाजू की इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, जॉब क्रिएशन की वजह से बाकी सब सेगमेंट में भी ग्रोथ आती है। हमारा ब्रॉड थीसिस ये है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, अगर हम कुछ ना करें तो 5 से 6% की जीडीपी ग्रोथ हम कर सकते हैं, लेकिन 6 से अगर 8 या 9 करना है तो ये इन्वेस्टमेंट्स एंड रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आएगी। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स की जो साइकिल है वो धीरे धीरे करके शुरू हो रही है। जिस तरह से जॉब क्रिएशन हो रही है, तो हमने देखा है कि लास्ट 1 साल में रियल एस्टेट में भी अच्छी डिमांड आ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो गवर्नमेंट एनीवेज काफी कुछ काम कर रही है। और एक बड़ा जो एरिया है रिन्यूएबल्स का, जिसमें सारे बड़े बिजनेस हाउसेज ने अनाउंस किए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट, वो भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एक एरिया है जो बन रहा है। तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग कंपनीज जो है, मशीनरी बनाने वाली कंपनीज है, प्लस ऑल दिस कंपनीज जो एक्चुअल कैपेसिटीज डाल रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, खास टेक्सटाइल्स में, केमिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये थीम हम ये ब्रॉड थीम में खेल रहे हैं, और ये सारे सेक्टर्स में हम ओवरवेट हैं। इससे लिंक्ड अगेन एक सेक्टर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स हैं, क्योंकि ये सब जितनी बिजनेसेस हैं अगर एक्सपांड हो रही हैं तो उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उनको फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने के लिए लोन चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट पॉजिटिव आता है बैंकिंग को, और हमने देखा है कि लास्ट 3-4 महीने में बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ जो है, जो 6, 7, 8, 9% पे चल रहा था, अब 14, 15, 16% तक आने लगा है, और मेरे ख्याल से ये एक्सीलरेट होते रहेगा। तो बैंकिंग को डायरेक्ट फायदा होता है ग्रोथ का। तो बैंकिंग तो एनीवे ओवरवेट रहना ही चाहिए जब जीडीपी ग्रोथ की बात होती है। तो एक जो है बैंकिंग, और दूसरा जो है इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी कंपनीज एंड ऑल द पीएलआई लिंक कंपनीज, जैसे हमने बात की, वो एक खेल सकते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिमांड भी क्रिएट होती है, तो कंजम्पशन की भी थीम आ जाती है उसके साथ। तो उसमें हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल की सेल अच्छी हो रही है, जैसे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स है या पेंट्स हैं, उसमें भी जो है अच्छी हो जाती है डिमांड। तो ये सब थीम्स जो है लोकल डिमांड, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ की जो है वो हम खेल रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चर्चा को समेटने का समय आ गया है मिहिर, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझाना निवेशकों को कि अब जिस भी तरह के इन्वेस्टमेंट में वो है, कैसे फिगर आउट करें कि किस तरह के निवेश से कब निकलना है। निकलना तो एक तो वैल्यूएशंस, बट वैल्यूएशन बहुत ही पेचीदा एक एरिया है जहाँ पे आम इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कॉल नहीं ले सकते। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास गुड क्वालिटी का पोर्टफोलियो है, जहाँ पे मैनेजमेंट और जो सेक्टर है रेलेवेंट है, उस पे अगर आप बनाए रखें, तो मेरे ख्याल से एग्जिट की स्ट्रेटजी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टॉक्स कंपाउंड होते ही हैं। लेकिन जो आपने अगर ऐसा कोई स्टॉक लिया है, अगर किसी की टिप की वजह से लिया है, जहां पे आपको मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं, तो वैसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल लॉस होती है वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है।
दूसरा एक जो नहीं करना चाहिए वो लेवरेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बोरोड मनी पे नहीं करना चाहिए। तो ये एक दो चीज मैं कहूंगा एज फार एज एग्जिट इज कंसर्न। बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर, समय निकाला आपने और इतनी बारीकी से निवेशकों से बात की है और बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या करना चाहिए।